बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ मोहम्मद शिराज आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि सर आप यूट्यूब किसी चैनल पे हमें ऑनलाइन पढ़ाए ताकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड हो और जो हमें मदद दे सके ड्यूरिंग द स्टडी, और हम जो है ना वो आसानी से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। तो इसलिए एक यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया है जिसका नाम है मॉडर्न मैथ एकेडमी। सो इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के बारे में वीडियोस जो है ना वो मिलेंगे। तो सबसे पहले इंशाल्लाह मैं 9th क्लास का जो कोर्स है पेशावर बोर्ड का, इंशाल्लाह उसी की मैथमेटिक्स बुक जो है ना 9th का, उसी से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स 9th क्लास का जो कोर्स है उसके फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक है मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सो मैट्रिक्स का डेफिनेशन जिस तरह आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड पे लिखा है कि अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब रियल नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे जब हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं तो इससे एक मैट्रिक्स बनेगा। तो अब इस डेफिनेशन में आप देखिए, डेफिनेशन में जो है ना ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक एरे और एक है रियल नंबर्स। ठीक है। सो सबसे पहले इन दो चीज़ों पे बात करेंगे। एरे का मतलब है तरतीब, तरतीब या इंग्लिश में हम कहते हैं अरेंजमेंट। सो एरे का मतलब है अरेंजमेंट। और जहाँ तक रियल नंबर्स की बात है तो डेफिनेशन को समझने के लिए हमें रियल नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले रियल नंबर्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को जानना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर्स का सेट जो है ना उसमें कौन कौन से नंबर्स शामिल हैं। तो नेचुरल नंबर्स का सेट जो है ना उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसमें नंबर्स है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जितना कि हमें ज़रूरत हो वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें हमारे पास जो इससे बड़ा सेट है जिसको सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये आपने 9th के स्टूडेंट्स जो है ना उन्होंने इससे पहले जो क्लासेस है 6 7 8 उसमें वो नेचुरल नंबर और होल नंबर जो है ना वो आपने पढ़े हैं। तो होल नंबर्स के बाद मसला जो आता है वो इंटीजर्स का, क्योंकि हमें ऐसी नंबर्स की ज़रूरत है जो इस ज़रूरत पड़ सकती है जो ज़ीरो से लेस हो, मतलब नेगेटिव नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए हमारे पास एक सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में जो है ना ये होल नंबर्स भी है अप टू सो ऑन जितना हमें ज़रूरत हो, और इसके साथ साथ नेगेटिव इंटीजर्स जो है ना वो भी इसमें इंक्लूड है जितना कि हमें ज़रूरत हो। तो इसके बाद हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो है डिजिट्स इन बिटवीन होल नंबर्स। इन ये जो होल नंबर्स है इनके दरमियान में जो नंबर्स है उनकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो उस मसले को हल करने के लिए हमारे पास एक और सेट है जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर शामिल होंगे? उसमें ऐसे नंबर शामिल होंगे जिनको हम P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं, P डिवाइड बाय Q फॉर्म में। और यहाँ पे Q पे एक कंस्टेंट है कि Q may not be 0। P पर कोई कंस्टेंट नहीं है। P हम इस इंटीजर्स, ये इंटीजर्स वाला जो सेट है इसमें से कोई भी नंबर हम जो है ना वो उठा सकते हैं और P की जगह लगा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन Q के लिए ये है कि इसकी जगह हम ज़ीरो के अलावा सब लगा सकते हैं। और ज़ीरो इस वजह से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि किसी चीज़ को अगर वो कोई नंबर अगर 1 ओवर 0 फॉर्म में आ जाता है तो वो फिर अनडिफाइन हो जाता है और उसको डिफाइन करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से Q पर ये कंस्टेंट है कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता। बाकी ये P और Q जो है ना ये जो हम लेते हैं P और Q,
ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ये इंटीजर्स में से जो भी हो वो हम ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्यों पर ये कंस्टेंट है कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे p की जगह अगर हम यहाँ से एक 1 उठा लें 1, और क्यों की जगह हम जो भी नंबर, लेट सपोज हमने 2 उठा लिया, इससे सेट ऑफ इंटीजर्स से उठा लिया, p की जगह 1 उठा लिया और क्यों की जगह 2, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5, यानी 0.5। इसको हम हाफ भी कह सकते हैं। तो हाफ का मतलब ये है कि ये 0.5 जो है ना, ये 0 और 1 के दरमियान में है, यहाँ पे 0.5 है। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो कि इन बिटवीन होल नंबर्स और इंटीजर्स है, मतलब ये जो इंटीजर्स है इनके दरमियान वाले जो है ना वहाँ पे ये आते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन अब ऐसा होगा कि बाज़ सिचुएशन में हम p की जगह और q की जगह इंटीजर्स में से नंबर्स पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऐसे आएंगे कि या तो वो रिपीटिंग होगी, लेट सपोज 0 के बाद 6 6 एंड अप टू सो ऑन ऐसे आता है, या 0.7777 रिपीटिंग होगा, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन वो होगा रिपीटिंग, तो वो भी फिर रैशनल नंबर में शामिल होगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमने p को q पे डिवाइड किया और इससे ऐसा नंबर आ गया जो ना रिपीट होता है और ना टर्मिनेट होता है, मतलब नंबर बदल जाता है और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस नंबर को फिर हम क्या कहेंगे, इसको हम फिर इर्रेशनल नंबर कहेंगे इर्रेशनल। इसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे फिर। तो अब रियल नंबर्स जो है ना, वो रियल नंबर्स का सेट ऐसा सेट है जिसमें रैशनल नंबर्स भी है और इर्रेशनल नंबर भी है, मतलब रैशनल और इर्रेशनल नंबर को हम कंबाइन करेंगे तो उससे रियल नंबर्स का सेट बनेगा। और रैशनल नंबर्स में जो है ना ये सारे कुछ भी आ गए, क्योंकि ये इंटीजर्स खुद भी रैशनल है, ये ऐसे रैशनल है कि यहाँ से कोई भी आप p की जगह उठा ले, लेट सपोज हमने -3 उठा लिया और उसको 1 पे डिवाइड किया, तो इससे -3 अगेन वो वाला नंबर आ जाता है। इसी तरह अगर हमने -2 को उठा लिया और उसको 1 पे डिवाइड किया तो दोबारा -2 इसका आंसर आएगा, तो वो भी जो है ना वो एक रैशनल नंबर, क्योंकि आंसर आया है टर्मिनेट हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर्स सारे जो है ना ये रैशनल नंबर्स है, ये रैशनल है, तो जाहिर सी बात है होल नंबर्स वाली भी रैशनल हो गई और नेचुरल नंबर्स भी रैशनल हो गए, क्योंकि सबको हम 1 पे डिवाइड करके दोबारा वो वाला नंबर हासिल कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स जो है ना वो जब हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर जो है ना उसको हम क्यों के ऊपर कम्प्लीमेंट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो इससे जो सेट बनेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। सो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं दोबारा। जैसा कि आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया और एरे के बारे में भी पढ़ लिया कि ये रेक्टेंगुलर तरतीब है, अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर रियल नंबर्स का। सो इसका मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है, मैट्रिक्स ए स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और इसमें हम रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर जो है ना वो तरतीब से लिखते हैं। लेट सपोज हम लिख के -1 2 3 5 2 -1, सो यहाँ पे हमने रियल नंबर्स को जो है ना वो रेक्टेंगुलर तरतीब में अरेंजमेंट में लिख दिया है। सो इससे एक मैट्रिक्स ए बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स का रो क्या होता है और इसका कॉलम क्या होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनते हैं ये मैट्रिक्स के, इसको हम रोज़ कहते हैं, इसको हम रोज़ कहते हैं। ये एक रो है और ये दूसरी रो है, ये रोज़ है। ठीक है, अब कॉलम जो है ना वो ये जो वर्टिकल लाइन बनते हैं ऐसे, ये कॉलम फर्स्ट, और ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। सो
हॉरिजेंटल जो लाइंस बनते हैं किसी मैट्रिक्स में, ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस जो बनते हैं उसको रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस बनते हैं इनको कॉलम्स कहते हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पे बात करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, इसमें नंबर एलिमेंट्स जो है ना 2 3 -1 2 एंड 5। लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स है। सो इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि इसमें कितनी रो है, रोज इसमें कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हॉरिजेंटल लाइंस जो है ना वो 2 है। इसका मतलब है कि रोज, इस मैट्रिक्स की रोज जो है ना वो 2 है, और इसके जो कॉलम्स है वो आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइंस 1 2 एंड 3। सो इसकी 3 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स ए की। सो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ रोज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स 3। सो 2 क्रॉस 3। सो यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको जस्ट लिखना है ऐसे कि 2 क्रॉस 3। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसको 2 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2/3। सो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स ए का 2 क्रॉस 3 और 2/3। आइए हम एक और मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं। फर्ज करें हमारे पास है एक मैट्रिक्स बी, और इसकी एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ये ए बी सी डी जो है ना ये रियल नंबर्स होंगे, जैसा कि हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कहा है कि ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे, ये जो हम रेक्टेंगुलर तरतीब में लिखते हैं ये रियल नंबर्स होंगे। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, सो वो बनेगा, इसमें रोज जो है ना वो 2 रोज है 2 क्रॉस, इसमें कॉलम्स कितने हैं 1 2। सो इसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 2, और वी कैन से 2/2। सो ये इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर होगा। अब एक ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स बी जो है ना ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया है। ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उस मैट्रिक्स को हम फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें भी डिफाइन हो गई हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम 9th क्लास के कोर्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स, उसके एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो जो पूछा गया है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मतलब रोज़ जो है उसकी तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, सो उस मैट्रिक्स को हम फिर कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मतलब ये बराबर ना हो, तो फिर इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। सो ये हमें जो है ना 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं। इसमें मैट्रिक्स फर्स्ट जो है ना मैट्रिक्स ए, यहाँ पे देखिए आप 2 रोज है, इसमें 2 रोज है, और इसमें जो है ना आप देख सकते हैं क्लियरली कि इसमें 2 कॉलम्स भी है। तो जैसा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, सो ये मैट्रिक्स जो बनेगा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं मैट्रिक्स बी पे।
तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 रोज़ है इस मैट्रिक्स में, और इसमें कॉलम्स जो है ना वो 3 है, 1 2 एंड 3। सो जैसा कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि रोज 2 है और कॉलम्स 3 है। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स सी, तो क्लियरली 1 2 एंड 3 रोज है इसमें, और 1 2 एंड 3 जो है ना इसमें कॉलम्स है। सो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो जाहिर सी बात है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स डी पे आते हैं तो यहाँ पे -5 लिखा है और जस्ट एक नंबर है, तो यहाँ पे रो भी एक है और कॉलम भी एक है। सो इसका ऑर्डर 1 by 1 बनता है। तो मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ई पे आते हैं। यहाँ पे क्लियरली आप देखिए एक रो है और कॉलम्स जो है ना वो 2 है। उसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये जो है ना ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। मैट्रिक्स एफ में देखिए यहाँ पे 2 रोज है, क्लियरली देख सकते हैं, और इसमें कॉलम जो है ना वो एक ही है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका मतलब है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए यहाँ पे हमें 6 मैट्रिक्स दिए गए हैं और इसके ऑर्डर के बारे में पूछा गया है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सो मैट्रिक्स ए को देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रोज है इसमें, 2। सो 2 एंड 2 बाय, और कितनी कॉलम्स है 1 2 एंड 3। क्लियरली 2 रोज है, 1 2 एंड 3 कॉलम्स है 1 2 3। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 3। सो इसका ऑर्डर है 2 by 3। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और एक ही कॉलम है। सो 1 by 1 क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है। सो इसका ऑर्डर बनेगा 1 by 1। इसी तरह इसी मैट्रिक्स में देखिए अब यहाँ पे 2 जो है ना वो रोज है। सो 2 बाय एंड 3 कॉलम्स है 1 2 3, 2 by 3। सो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर बन गया 2 by 3। इसी तरह मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर बनेगा। इसमें 3 रोज है 1 2 एंड 3। सो 3 बाय कितनी कॉलम्स है 1 2। सो 3 by 2। इसका ऑर्डर है 3 by 2। सिमिलरली मैट्रिक्स ई का ऑर्डर जो बनेगा वो नंबर ऑफ रोज है 1 एंड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो 2 है। सो इसका ऑर्डर बनेगा 1 by 2। मैट्रिक्स डी का ऑर्डर बनेगा 1 2 एंड 3। सो 3 बाय, इसके रो जो है कॉलम्स जो है ना 1 2 एंड 3। सो इसका ऑर्डर जो है ना 3 by 3 है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। सो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, एक मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है कि एफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस वन मैट्रिक्स, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सो इसमें जो है ना इन एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि A1 2 एलिमेंट कौन सा होगा। सो फर्स्ट वाला एलिमेंट हम सॉल्व करते हैं A1 2 के ये कौन सा होगा। सो इस A1 2 का मतलब ये है कि ये 1 हमें रो को रिप्रेजेंट करता है, रो, और ये 2 हमें कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फर्स्ट रो में सेकेंड नंबर पे जो एलिमेंट है सेकेंड कॉलम। सो फर्स्ट रो यहाँ पे कौन सा है, ये वाली फर्स्ट रो है। सो इसमें सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड वाला एलिमेंट ये है। सो A1 2 वाला एलिमेंट जो है ना वो 2 बनेगा, 2 मैट्रिक्स में। इसका सेकेंड जो पार्ट है वो A2 3 एलिमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। सो इस 2 का मतलब है रो और 3 का मतलब है कॉलम, मतलब सेकेंड रो। सो दिस इज द सेकेंड रो। इसमें थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो A2 3 0 बने। अब
थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो है ना वो A32 के बारे में पूछ रहे हैं। A32 मतलब रो 3 एंड कॉलम सेकेंड। सो दिस इज रो 3 एंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड, सो वो 1 बनेगा। A32 एलिमेंट 1 वाला एलिमेंट जो है ना ये A32 को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं A43। A43 का मतलब है रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 3rd। सो दिस इज रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 1st, 2nd, 3rd, 6। इसके बाद जो पूछ रहे हैं वो A13 के बारे में। 5th क्वेश्चन A13 मतलब रो फर्स्ट एंड कॉलम 3rd। सो दिस इज रो फर्स्ट एंड कॉलम 1st, 2nd, 3rd, -4। सो A13 एलिमेंट -4 बनेगा। इसके बाद जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 वो है A33। सो A33 का मतलब है रो 3rd एंड कॉलम 3rd। सो दिस इज रो फर्स्ट, 2nd, 3rd, दिस इज 3rd रो एंड 1st, 2nd, 3rd कॉलम। सो वो 5 बनेगा। सो A33 वाला एलिमेंट जो है ना वो 5 बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है। सो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होंगे। सो इसका मतलब ये है कि टू मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना वो एक दूसरे के बराबर हो। लेट सपोज हम मैट्रिक्स ए और बी की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट रो है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है। मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट वो भी 2 है। तो ये दोनों जो है ना ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 2 और 2। इसी तरह मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट जो है ना वो 5 है और मैट्रिक्स बी में जो है ना वो फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट 5 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। सो टू मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे हों, तब हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिसेस एक दूसरे की इक्वल है। तो अब इसमें ये मैट्रिक्स सी और डी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। मैट्रिक्स सी जो है ना ये बनेगा 1 और 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो इससे आंसर 2 आएगा। इसी तरह 3 और 2 को हम प्लस करेंगे तो आंसर 5 आएगा इसका। सिमिलरली 4 अपनी जगह पे और 2 और 1 को प्लस करेंगे तो इससे 3 आएगा। इसी तरह अगर मैट्रिक्स डी को हम सिंप्लीफाई करें तो 2 अपनी जगह पे और 4 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो इससे आंसर 5 आएगा। इसी तरह 1 और 3 को अपनी जगह पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी हमने सिंप्लीफाई की। अब मैट्रिक्स ए में देखिए इसका फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो ए है। इसी तरह मैट्रिक्स सी का भी जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो एलिमेंट 2 है। सेकंड एलिमेंट ए का जो है ना वो 5 है और बी का जो है ना सी का भी यहाँ पे 5 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है। अब यहाँ पे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट देखिए यहाँ पे 1 है और सी में जो है ना सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 है। इसका मतलब है कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे की इक्वल्स नहीं है। तो ये ए के साथ चेक करते हैं, देखिए मैट्रिक्स डी को, मैट्रिक्स डी और ए को कंपेयर करें। सो मैट्रिक्स ए का जो है ना फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 2, यहाँ पे भी 2, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 5, यहाँ पे भी 5, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, यहाँ पे भी 1, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 3, यहाँ पे भी 3। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए और डी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स डी के इक्वल है। इसी तरह अगर हम देखें मैट्रिक्स बी और सी को कंपेयर करें, सो मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 है और मैट्रिक्स सी का भी फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 है। इसी तरह 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 5 है, 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 4 है और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 3 है। इसका मतलब है कि बी और सी की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे की इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू सी, मैट्रिक्स बी और सी एक दूसरे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस वन मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू दिस वन मैट्रिक्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू ए एंड बी आर इक्वल। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का कि इस u की जगह, v की जगह और w की जगह हम कौन से नंबर्स लगाएं यहाँ पे मैट्रिसेस में
कि उन नंबर्स के लिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल बन जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो है ना वो इक्वल होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर सोल्यूशन में हम यहाँ पे देखिए यू टू के यहाँ पे टू के करस्पॉन्डिंग में बी का एलिमेंट जो है ना वो वी है। तो इसका मतलब ये है कि वी मस्ट बी इक्वल्स टू 2। इसी तरह इस मैट्रिक्स में देखिए यू की करस्पॉन्डेंस में यहाँ पे एलिमेंट्स जो है ना वो 5 है। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स यू इक्वल्स टू 5, इट मस्ट बी 5 फॉर द इक्वलिटी ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखिए 0 की करस्पॉन्डेंस में यहाँ पे है डब्ल्यू, इसका मतलब है कि डब्ल्यू मस्ट बी 0 फॉर द इक्वलिटी ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, इफ दिस वन मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस वन, टू मैट्रिसेस एक दूसरे की इक्वल दिए गए हैं और ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। ये जो वेरिएबल्स इन मैट्रिसेस में यूज़ हुए हैं, एक्स यूज़ हुआ है, वाई यूज़ हुआ है, जेड यूज़ हुआ है, ए बी और सी यूज़ हुए हैं। तो ये कहते हैं कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करें। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको मैंने इससे पहले बता दिया कि किसी मैट्रिक्स की इक्वलिटी के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए x+3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है दूसरे मैट्रिक्स में, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये है कि x+3 इक्वल्स टू 0 है। अगर फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट पे हम आए, यहाँ पे है वो z+4, यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट जो है ना वो 6 है, उसको इक्वल 6 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए थर्ड एलिमेंट की जानिब आते हैं, यहाँ पे 2y - 7 है इक्वल्स टू यहाँ पे 3y - 2 है। इसके बाद देखिए दूसरा वेरिएबल जो है ना यहाँ पे मौजूद है सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट में a-1। सो a-1 मस्ट बी इक्वल्स टू -3 और इसी तरह 0 मस्ट बी इक्वल्स टू 2c+2। इसी तरह थर्ड रो की फर्स्ट एलिमेंट में है b-3 इक्वल्स टू थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट में है 2b+4। इसका मतलब है कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे की इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है। सो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। तो अब यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट वाले ये जो है ना, इससे हम x को आसानी से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू। अगर इस 3 को हम शिफ्ट करें यहाँ से टू द राइट, 3 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इक्वल्स टू यहाँ पे 0 अपनी जगह पे और 3 को यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन नेगेटिव बन जाएगी। सो ये बनेगा 0 - 3। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू -3। सो ये x की वैल्यू है। ये जो दूसरा हमें एलिमेंट दिया गया है z+4 इक्वल्स टू 6, इसमें भी सेम सिचुएशन है। x को हम शिफ्ट करेंगे टू द राइट, सो ये बनेगा z इक्वल्स टू 6 अपनी जगह पे और 4 को हम यहाँ से वहाँ इक्वलिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो ये -4 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है 6 - 2 इक्वल्स टू 2। ये z की वैल्यू है, z मस्ट बी 2। इसी तरह अगर थर्ड वाले को हम ले लें, सो इसमें है 2y - 7 इक्वल्स टू 3y - 2। सो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3y है इक्वलिटी के एक साइड पे और दूसरी साइड पे 2y है। सो ये जाहिर सी बात है 3y वाली वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर है 2y से। तो इस 2y को हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, सो -7 अपनी जगह पे आ जाएगा, 3y अपनी जगह पे इसी साइड पे और 2y को शिफ्ट करेंगे, सो ये -2y यहाँ पे बन जाएगा टू द राइट। और इस तरह ये 2 जो है ना -2 इसको हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, सो ये +2 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर प्लस है और एक माइनस है। सो
सो इस सिचुएशन में हम ग्रेटर वाले से लेस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे, -5 इसका आंसर है। और 3y से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो सिर्फ एक y बाकी रह जाती है। सो y इक्वल्स टू -5। अब इसके बाद जो है ना हम ये तीसरा वाला जो है ना a-1 फोर्थ नंबर पे सॉरी a-1 इक्वल्स टू -3, तो इसमें भी सेम सिचुएशन -1 को हम शिफ्ट करेंगे। सो a इक्वल्स टू -3 और ये यहाँ पे +1 बन जाएगा। सो अगेन वही बात है, एक नंबर का साइन नेगेटिव है, दूसरे का पॉजिटिव है। सो ग्रेटर वाले से स्मॉलर को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 3 से 1 को माइनस करेंगे 2 और ग्रेटर वाले का साइन नेगेटिव लगाएंगे। सो a इक्वल्स टू -2। सो a की वैल्यू -2 है। अब जो है ना हम अब यहाँ पे ये जो फिफ्थ नंबर पे नंबर आए इसको सॉल्व करेंगे। 2c + 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इस 2 को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो 2c की वैल्यू आएगी 2 यहाँ पे आएगी, सो 0 - 2। सो 2c इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे 2c के साथ मल्टीप्लाई है तो इसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। सो c इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाय 2। सो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आता है और साथ ये वाला माइनस लगाएंगे। सो c की वैल्यू जो है ना -1 है। अब b-3 वाले इस वाले को सॉल्व करते हैं। सो b-3 इक्वल्स टू 2b + 4। सो यहाँ पे देखिए ये 2b है और ये सिर्फ b है। सो ग्रेटर वाले की तरफ ये स्मॉलर को ले जाएंगे। सो ये 2b यहाँ पे -3 बाकी रह जाएगा और ये 2b अपनी जगह पे और b को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, -b बन जाएगा। और इस 4 को सेम सिचुएशन में इस तरफ पे शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ पे +4 है, ये यहाँ पे -4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2b से एक b को माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है एक b बाकी बचेगी। और यहाँ पे -4 और -3 को हम ऐड करेंगे इन दोनों को, इनसे -7 बन जाएगा। सो b की वैल्यू जो है ना वो है -7। So these are the values of a, b, c and x, y and z. So अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आप जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है a + b and b + 2c + d and 2a - d equals to -1, 4, 8 and 0। सो जैसा कि आप इन दो मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वलिटी देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे की इक्वल है। सो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब ये है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि ये a + b इक्वल होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 की इक्वल होगा। इसी तरह सेकेंड एलिमेंट b + 2c इक्वल होगा सेकेंड एलिमेंट 4। इसी तरह 2c + d इक्वल होगा 8 एंड 2a - d इक्वल होगा 0। तो अब इन इक्वेशंस को हम नेम देंगे 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें से करना ये है कि सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करना है और फिर इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है। सो पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट a + b इक्वल्स टू -1 एंड फोर्थ वाला 2a - d इक्वल्स टू 0 सॉल्व करते हैं। तो इसमें से ये है कि हमने a को जो है ना वो एलिमिनेट करना है, इसमें से a को एलिमिनेट करना है। सो इसके साथ हम यूँ करेंगे कि यहाँ पे a का कोएफिशिएंट जो है ना वो 2 है और यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 1 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ना ये वाला, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई देंगे। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई देंगे, सो ये 2a बन जाएगा और ये 2b बन जाएगा और ये -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a के कोएफिशिएंट एक जैसे हो गए हैं। अब इक्वेशन नंबर ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 से हम इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो सब्ट्रैक्शन में जो है ना हम साइन को बदल लेंगे, ये पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव 2 बन जाएगा, ये नेगेटिव डी है, पॉजिटिव डी बन जाएगा, और ये 0, सो ये नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है यहाँ पे, नेगेटिव बन जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो बाकी बचता है वो क्या है, 2b बच गया है और प्लस d बच गया है। इन दोनों को ऐड करेंगे, सो -2 -0 से अगेन -2 आएगा। सो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। तो इक्वेशन नंबर 2 में है b + 2c = 4, और इक्वेशन नंबर 3 जो है ना यहाँ पे है 2c + d। तो c को हम c के नीचे लगाएंगे, सो इस वजह से 2c + d की जगह हम d + 2c भी लिख सकते हैं। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि d + 2c = 8। तो अब यहाँ पे चूँकि हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ना, इनकी जो सिंबल्स है वो कोएफिशिएंट जो c के है ना वो एक जैसे हैं। सो हम यूँ करेंगे कि डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इसका साइन नेगेटिव बन जाएगा, इसका भी नेगेटिव और इसका भी। तो ये 2c और 2c जो है ना ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। सो इससे बाकी जो बनता है वो बनेगा क्या, b - d, और 4 से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो -4 इससे बन जाएगा। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम देंगे। अब जो है ना हमने इन सब को छोड़ के हमने इन 5 और 6 को यूज़ करके इन सब की वैल्यूज़ निकालने हैं। इक्वेशन नंबर 5 जो है ना वो है 2b + d = -2। इक्वेशन नंबर 6 है b - d = -4। तो अब इजीली हम इस b की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर इन दोनों को हम प्लस करें, क्योंकि ऑलरेडी d के जो साइन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। सो ये पॉजिटिव d नेगेटिव d के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2b, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, 2 + 1 3, सो 3b = -2 और -4, इससे जो है ना बनेगा -6। सो अब हमारे पास है 3b = -6, सो बोथ साइड हम 3 पे डिवाइड करेंगे, सो ये कैंसिल, और b जो है ना वो 3 × 1 and 3 × 2 = 6। सो b। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को उठा के हमने b की वैल्यू पुट की, सो इससे a + × -2 = -1, तो -2 को वहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, सो a = -1 एंड ये वहाँ पे +2 बन जाएगी। सो a = 1, -1 + 2 से आंसर आता है 1, तो a की वैल्यू है 1। अब हमने b की वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट करके c की वैल्यू निकालनी है। सो अब हमारे पास है b + 2c = b + 2c = 4। सो b की जगह हम पुट करेंगे -2 + 2c = 4। सो -2 को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, सो 2c = 4 एंड ये वहाँ पे +2, सो 2c = 6, और 2c को बोथ साइड पे जो है ना 2c और 6 को बोथ साइड 2 पे डिवाइड करेंगे, सो 2 के साथ कैंसिल, और c = 2 × 1 एंड 2 × 3, तो c की वैल्यू है 3। अब c की वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे d की वैल्यू निकालने के लिए। सो 2c + d = इक्वेशन नंबर 3 में यह है = 8। यहाँ पे c की जगह 2 पुट करेंगे, 3 सॉरी, सो 2 × 3 + d = 8, सो 2 3 = 6 + d = 8। 6 को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, सो d = 8 - 6 and d = 2। So these are the required values of a, b, c and